चैप्टर 8 है। चैप्टर का नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पवन के बारे में बताया गया है, तूफान के बारे में और चक्रवात के बारे में भी। ठीक है, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। यह गति पृथ्वी की सतह के लगभग समांतर रहती है। पृथ्वी से कुछ मीटर ऊपर तक के पवन को सतही पवन और 200 मीटर या अधिक ऊंचाई की पवन को उपरितन पवन कहते हैं। ठीक है, हवा या पवन सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है, पवन दो प्रकार की होती हैं। पहली पवन को स्थायी पवन कहते हैं, जिसे परमानेंट विंड या वाइंड बोलते हैं, तथा दूसरी पवन अस्थायी पवन होती है, टेम्परेरी विंड। वैसी पवन जो सदैव एक दिशा में चलती है उसे स्थायी पवन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं स्थायी पवन के, जैसे व्यापारिक पवन, पछुआ पवन तथा ध्रुवा पवन। ठीक है, दूसरी पवन है जिसे अस्थायी पवन कहते हैं। ये ऐसी होती है कि वैसी पवन जिसकी दिशा मौसम परिवर्तन से बदल जाती है उसे अस्थायी पवन कहते हैं, जैसे मानसून पवन, स्थलीय समीर और सागरीय समीर, पर्वतीय समीर और घाटी समीर इसका उदाहरण है। ठीक है, उपरोक्त पवनों के अलावा कुछ और भी ऐसी पवन होते हैं जो स्थानीय कारणों से उत्पन्न होती हैं तथा स्थान विशेष की जलवायु को भी प्रभावित करती हैं। इसे स्थानीय पवन भी कहते हैं। ठीक है, स्थानीय पवन दो प्रकार की होती हैं, गर्म स्थानीय पवन तथा ठंडी स्थानीय पवन। ओके, कुछ आपको गर्म स्थानीय पवनों के एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे जो ये लू चलती है, ये भारत के उत्तर पश्चिम भारतीय क्षेत्र में चलती है, तथा ये काल बैसाखी जिसे नॉर्वेस्टर भी कहते हैं, ये उत्तरी भारत की ओर चलती है। एक फान नाम की गर्म स्थानीय पवन है, ये स्विट्जरलैंड तथा एल्प्स पर्वत पे इन इलाकों के आसपास चलती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जो था कि ठंडी स्थानीय पवनें होती हैं। ठीक है, जो भारत के उत्तर भारत के मैदानों में जो ठंडी स्थानीय पवन चलती है उसे शीतलहर कहते हैं, और ये मिस्ट्रॉल नाम की फ्रांस तथा स्पेन में चलती है। ठीक है, और ये बोरा नाम की ठंडी स्थानीय पवन इटली में चलती है। चलिए समझते हैं कि भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना कैसे होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों में से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य की ओर बहती हैं। ठीक है, आप ये फिगर में देखिएगा कि कैसे शुरू होता है ये। ठीक है, ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म स्थानों की ओर होता रहता है। जैसा कि आपको मैं फिगर में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये नीचे बना हुआ है। ठीक है, ये रेड कलर से एरो बने हुए हैं कि किधर से किधर की ओर ये चलती है। ओके, पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। यह दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। ठीक है, गर्मी के दिनों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का तापमान समुद्री क्षेत्र की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। यह मानसूनी पवन कहलाती है। जो मानसून शब्द की उत्पत्ति है ये अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। समुद्रों से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लेकर लाती है, जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण होता है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे कि मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है। ठीक है, अगली हेडिंग देखते हैं। हेडिंग का नाम है तड़ित, झंझा और चक्रवात। तड़ित झंझा का अर्थ जो बिजली होती है, जो बिजली गिरती है या आसमान में जो चमकती है, उसका यही अर्थ है, ये तड़ित झंझा ही होता है।
तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म, आर्द्र आर्द्र का मतलब सूखा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। ठीक है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर लेकर जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे वहां जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से तड़ित अर्थात बिजली कौंधती है जो आसमान में। ठीक है। जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम तड़ित झंझावत कहते हैं। ठीक है। आइए समझते हैं कि ये तड़ित झंझा से चक्रवात कैसे बनते हैं। बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होती है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा के आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती है। ठीक है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती हैं। मौसम की इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु की दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने के लिए कुछ कारक होते हैं। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। इसे झंझा नेत्र कहते हैं। ठीक है। नेत्र यही केंद्र होता है, इसे ही केंद्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूमता हुआ पिंड होता है जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक हो सकता है। यह बादल से मुक्त क्षेत्र होता है तथा इसमें पवन का वेग न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर माप का बादल का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन लगभग 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और सघन वर्षा वाले बादल बने घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम हो जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है। ठीक है। इसके एक प्रतिरूप को दर्शाने का प्रयास इस फिगर में किया गया है, आप देख सकते हैं। और एक असली चक्रवात की सैटेलाइट फोटो इसमें दिखाई गई हुई। ठीक है, कैसे ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं जो घरों, दूरभाषा और अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचाता है जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। ठीक है। और एक बार चक्रवात की डिटेल फिर से समझते हैं कि हवा का वह चक्रीय रूप जिसके केंद्र में निम्न दाब और बाहर उच्च दाब हो उसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में हवा बाहर से केंद्र की ओर चलती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो चक्रवात में हवा है वो बाहर से केंद्र की ओर चलती है। किसी स्थान पर उत्पन्न चक्रवात वहां मौसम परिवर्तन का संकेत देता है। आंधी तूफान आता है, वर्षा इत्यादि होती है। यूएसए के मिसिसिपी घाटी क्षेत्र में उत्पन्न चक्रवात को टॉर्नेडो भी कहते हैं। ये भारत की तरफ नहीं आता है। ठीक है, तो इससे परेशान होने वाला कुछ ऐसा है नहीं। और कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। इसका जो वेग होता है लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा होता है तथा यह यूएसए की दक्षिण पूर्वीय तटीय भागों का इससे काफी हानि होती है। ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न चक्रवात को विली विली कहा जाता है तथा जापान और दक्षिणी चीन सागर में उत्पन्न चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। ठीक है। और जापान में चक्रवात को नोवाकी भी कहा जाता है। हिंद महासागर अर्थात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न चक्रवात को साइक्लोन कहा जाता है। ये सब नाम हम लोगों ने सुने होंगे। ठीक है।
जैसे चक्रवात होता है, इसका उल्टा एक प्रति चक्रवात होता है, ठीक है। और प्रति चक्रवात में जो हवाएं होती हैं, उच्च दाब और बाहर निम्न दाब की ओर उसे गति करती हैं, ठीक है। इसलिए इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। और प्रति चक्रवात से बेसिकली जो मौसम होता है वो साफ होने का संकेत होता है, ठीक है। मौसम साफ होने लगता है। चलिए इस चैप्टर में जो लास्ट में समरी दी गई है वो एक बार पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि हमारे आसपास की वायु दाब डालती है। वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पर संकुचित होती है। गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है, ठीक है। जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पृथ्वी पर असमान तापन पवनों के बनने का प्रमुख कारण है, ठीक है। जलवाष्प वाली पवन वर्षा लाती है। उच्च वेग की पवन और वायु दाब के अंतर से चक्रवात बनते हैं। उपग्रहों तथा राडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवात को मॉनिटर करना आसान हो गया है। स्वयं सहायता सबसे अच्छी सहायता होती है, अतः किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही अपनी सुरक्षा की योजना बना लेनी चाहिए। सुरक्षा के उपायों को तैयार रखना अच्छा रहता है। ये तो ठीक है।